हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 13 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। और इसमें हम कुमार गौरव सर के 10 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? यह है हवाई द्वीप पर, और हवाई द्वीप यूएसए का 50वां प्रांत है, तो ये भी याद रखना है। आगे देखिए, आगे दिया है कि मोना लोआ ज्वालामुखी। तो मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये भी हवाई द्वीप पर है। आगे देखिए, आगे दिया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये है पैरन द्वीप। आगे दिया है कि फॉकलैंड द्वीप। तो ये कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में। और इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर है यूके का अधिकार। आगे दिया है देखो कि एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक। तो एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो आगे देखिए, आगे दिए गए हैं कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। इसमें पहला ज्वालामुखी दिया एटना और विसुवियस। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों इटली में। तो एटना और विसुवियस ये दोनों कहाँ पर हैं? इटली में। आगे दिया गया है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जो भूमध्य सागर में है। आगे बात करें किलिमंजारो ज्वालामुखी की। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर है? यह है तंजानिया में, जो अफ्रीका का देश है। अब नेक्स्ट दिए गए देखो क्राकातोवा, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग। ये तीनों ही कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। आगे देखो अब कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर है? तो यह है इक्वाडोर में। कहाँ पर है ये? इक्वाडोर में। आगे दिया है कि प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है 12 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। अब बात करें हम दक्षिण, यहाँ पर आया है दक्षिण शब्द। तो दक्षिण से तात्पर्य होता है विकासशील देशों के लिए। जो दक्षिण शब्द आता है वो आता है विकासशील देशों के लिए, जबकि उत्तर शब्द किसके लिए आता है? ये आता है विकसित देशों के लिए। तो उत्तर शब्द विकसित देशों के लिए आता है। अब बात करें हम कुछ प्रमुख दिवसों की। देखिए, पहला दिवस दिया 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का इस दिन क्या है? जन्मदिन है। बात करें कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की, तो ये किसने लिखी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और ऐसे ही 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे देखिए कि 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, और ये भी किसने करी थी? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ डिटेल थी। आगे दिया गया है कि 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। आगे देखें 15 मार्च। तो 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे। नेक्स्ट दिया है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो बात करें हम सबसे पहले वाला जनसंख्या दिवस कब मनाया था? तो 1989 को। और इसी दिन क्यों मनाया था? क्योंकि 1989 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। तो इसलिए इस दिन 1989 को हमने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मना गया। आगे दिया है कि 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। और 9 अगस्त को ही 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट दिया है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। बात करें हम 26 दिसंबर की। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बना है जर्मनी। कौन बना है? जर्मनी। और जबकि उपविजेता कौन बना है? तो सर्बिया बना है। FIBA का मतलब होता है बास्केटबॉल से। तो बास्केटबॉल 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये फिलीपींस में हुआ है। और इसकी राजधानी
मनीला में इसका फाइनल देखा गया था। बात करें हम इसके क्रम की, तो ये 19वें क्रम का था। अब देखो बात करें कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था, तो इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी था डेनिस श्रोडर, जो कि जर्मनी के थे। तो ये बास्केटबॉल के बारे में कुछ डिटेल थी कि इसका क्रम कौन सा, तो 19वें क्रम का ये वर्ल्ड कप था और फाइनल हुआ था मनीला में। जर्मनी इसको जीत गया और उपविजेता सर्बिया बना, और डेनिस श्रोडर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने, जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट दिया है कि सर्बिया। अब यहाँ पर सर्बिया आया तो सर्बिया के बारे में देख लेते हैं। सर्बिया की राजधानी, तो इसकी राजधानी है बेलग्रेड, और ये किस नदी के किनारे है, तो डैन्यूब नदी के किनारे है, और डैन्यूब नदी को हम ग्रीन रिवर कहते हैं। बात करें NAM की, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट दिया गया है कि जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वाइमर संविधान। कौन सा संविधान, वाइमर संविधान। बात करें फिलीपींस की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है मनीला, और जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो मनीला में दिए जाते हैं, और अब की बार किसे दिया गया है, रवि कन्नर को। आगे देखिए, आगे दिया है कि हॉकी वर्ल्ड कप, तो हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इंडिया में, और भुवनेश्वर में खेला गया था। आगे देखिए कि विजेता, तो विजेता कौन बना था, जर्मनी। उपविजेता बेल्जियम बना था। कौन से क्रम का था, तो ये 15वें क्रम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अब कि हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके, किम कुन ओके किसने लॉन्च की, ये किसने लॉन्च किया, ये करिए उत्तर कोरिया ने। बात करें हम कि उत्तर कोरिया के कमांडर हीरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसके जो कमांडर हीरो थे उनका नाम क्या था, किम कुन था, तो उसी के नाम पर क्या रखा गया, किम कुन ओ के नाम इसका रखा गया है। आगे देखिए, आगे दिया है कि भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, ये कौन सी है, INS अरिहंत। तो INS अरिहंत क्या हो जाती है, भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। आगे दी गई देखो कुछ मिसाइल कि खैरम, फतेह और खुर्रम शहर, तो ये किसकी मिसाइल थी, ईरान की, जो अभी इसने लॉन्च की है। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत 6 पनडुब्बी जो बनी थी वो कहाँ बनी थी, मझगांव डॉक लिमिटेड में। और बात करें हम कौन कौन सी थी, तो ये क्रम से इसी प्रकार है कि पहली INS कलवरी, दूसरी INS खांडेरी, तीसरी INS करंज, चौथी INS बेला, और पांचवी वागीर, और छठी वागसीर। तो ये 6 पनडुब्बी थी जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई थी। आगे दिया गया है INS अर्नाला। तो INS अर्नाला क्या है, ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। इसे एंटी सबमरीन कहा जाता है क्योंकि ये सबमरीनों को मार गिराता है। और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो चेन्नई से लॉन्च हुआ है। तो INS कर्नाला क्या है, एक पनडुब्बी रोधी जहाज है। बात करें पिरबल की, तो पिरबल क्या है, पिरबल एक लंबी दूरी की गन है जो कानपुर में बनाई गई है। आगे दिया है कि INS महेंद्रगिरी, तो INS महेंद्रगिरी क्या है, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च हुआ 7वां जहाज है। आगे दिया देखो वरुणास्त्र, तो वरुणास्त्र क्या है, ये पानी के अंदर पनडुब्बी को नष्ट करने वाला मिसाइल है। तो वरुणास्त्र क्या है, पानी के अंदर पनडुब्बियों को नष्ट करने वाली मिसाइल है। आगे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो किसके साथ किया है, यह किया है सिंगापुर के साथ। बात करें भारत के सुप्रीम कोर्ट और सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के साथ ये समझौता हुआ है। अब देखो भारत के सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे, तो सुंदरेश मेनन, जो सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं हम। तो यह किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 124 से और 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। बात करें भाग की, तो कौन से भाग में आता है, भाग 5 में। आगे दिया है कि 1935 एक्ट से फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहले
क्या हुई थी इसकी? 1935 से फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। बात करें हम कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया था। तो 28 जनवरी को हम सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्टार्ट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो ये 1+7 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जैकानिया थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जैकानिया थे। अब आगे देखो कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया आर्टिकल 129 में। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्विचार कर सकता है, मतलब रिव्यू कर सकता है। तो एक कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 137 में। अब बात करें हम कि ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो ऐसे एकमात्र व्यक्ति कौन है? वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। बात करें ई प्रवेश पास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐप जारी किया था? तो ये था सुस्वागतम ऐप, ई प्रवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट दिया गया है कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो ये क्या है? भारत में, और भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। आगे देखो कि FAO जो खाद्य कृषि संगठन है और कृषि मंत्रालय इसके मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलकर इसे आयोजित किया था। किसे? खाद्य और कृषि संगठन ने जो किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी की थी, वो इन दोनों ने मिलकर की थी। अब यहाँ पर आया FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी FAO की। अब देखो G7, तो G7 की बैठक कहाँ हुई थी 2023 में? हिरोशिमा में, जो कि जापान में है। आगे दिया यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड PM ने राजस्थान से लॉन्च किया था। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने राजस्थान से इसे लॉन्च किया था, और ये सल्फर की कमी को दूर करता है। कौन? यूरिया गोल्ड। आगे दिया है कि HD338, तो ये किसकी किस्म है? ये गेहूं की एक किस्म है। बात करें कि मोटे अनाजों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। आगे देखिए आप, आगे दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है? तो किस देश के साथ किया है? ब्रिटेन के साथ। इसे कहते हैं IUKIFB। आई का मतलब इंडिया, UK का मतलब ब्रिटेन, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस ब्रिज। तो ये किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ। अब बात करें हम क्यों किया है ये? क्योंकि ब्रिटेन की तरह भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, इसलिए हमने इसे जो शुभारंभ हुआ इसका किया है। आगे देखिए, यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश। तो नवीनतम देश कौन सा? क्रोएशिया, जो कि इसका 20वां मेंबर बना है। आगे दिया है कि यूके का दिवालिया होने वाला शहर। तो यूके का दिवालिया होने वाला शहर कौन सा है? ये बर्मिंघम है। आगे दिया ऑपरेशन गोल्डन आर्म। तो ऑपरेशन गोल्डन आर्म क्यों चलाया था? यूके के राजा किंग जॉर्ज थर्ड की ताजापोशी के लिए। तो ऑपरेशन गोल्डन आर्म किंग जॉर्ज थर्ड की ताजापोशी के लिए। नेक्स्ट देखो कि हाल ही में मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की? तो ये किसने प्रारंभ की थी? मध्य प्रदेश ने। और बात करें कि मॉब लीचिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उग्र भीड़ के द्वारा निर्णय या हमला करना। और इसमें अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए। और यदि घायल होता है तब 4 से 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे देखिए, अब मॉब लीचिंग के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य। तो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। बात करें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, तो ये कहाँ पर हुआ था?
ये हुआ था इंदौर में और ये 70वें क्रम का था। आगे दिया है कि सबसे स्वच्छ वायु शहर, मतलब सबसे स्वच्छ वायु शहर कौन सा है? तो ये अभी आया था, इंदौर पहले नंबर पर था, आगरा दूसरे नंबर था और ये 10 लाख प्लस वालों में है, जबकि 3 लाख से और 10 लाख तक में पहला स्थान किसका था? तो वो था महाराष्ट्र का। आगे देखिए, जो महाराष्ट्र में एक शहर था उसका था। भारत का पहला यूनिटी मॉल, तो ये कहाँ पर खुला है? उज्जैन में। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खुला है। आगे दिया गया है कि मुख्यमंत्री खेलो सीखो और कमाओ योजना, तो ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, कि हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? देखिए, जो इसका आयोजन किया गया ये किया गया इस्तांबुल, और इस्तांबुल कहाँ पर है? ये इस्तांबुल तुर्की में है। बात करें हम इसके कि इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया है, तो इंडिया के जो कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं राजीव पॉल, उन्होंने इसमें भाग लिया है। और ये किस क्रम का था? 19वें क्रम का। 2022 में कहाँ हुआ था इसका आयोजन? नई दिल्ली में। और 2023 में इस्तांबुल में हुआ है। आगे दिया गया है कि हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया? ये कहाँ किया गया है? केरल में। और जबकि निपाह वायरस प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में निपाह से, जो कि मलेशिया का एक शहर है। और ये एक जूनोटिक रोग है जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है। बात करें हम H1N1 की, तो ये किसका वेरिएंट है? ये है स्वाइन फ्लू का। और जबकि H5N1 ये बर्ड फ्लू का है। बात करें एलिसा टेस्ट की, तो ये किसके लिए किया जाता है? ये एड्स के लिए किया जाता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन किया।